आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हो रही है। बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, तनावपूर्ण माहौल है, उसकी हो रही है। और बांग्लादेश की परिस्थिति को देख, वहाँ का माहौल देख, हमारे देश में एक सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश में जो परिस्थिति है, वहाँ का जो माहौल है, वैसी परिस्थिति, वैसा माहौल हमारे देश भारत में भी हो सकता है? क्या बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में पैदा हो सकती है? क्योंकि हमारे देश में कुछ महाज्ञानी, बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली लोग हैं जो आए दिन जाति और आरक्षण के नाम पर देश की जनता को भड़काने की कोशिश में लगे रहते हैं, देश को आग के हवाले करने में लगे रहते हैं। सत्ता की भूख, सत्ता की लालच इनमें इतनी बढ़ गई है कि ये देश को नर्क में धकेलने को तैयार है। पर बांग्लादेश की परिस्थिति और हमारे देश का माहौल, इसका एक विश्लेषण किया जाए तो ये बात सामने आती है कि हमारे देश में कोई ऐसी तनाव भरी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है, हमारे देश में कोई अराजकता का माहौल पैदा नहीं हो सकता है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे, हमारे देश के माहौल के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उस पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती, हमारे देश का माहौल नहीं बिगड़ सकता। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी, महाज्ञानी लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग जिनकी आगे मैंने बात की, वो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमारे देश की जनता उनकी बातों में ना आए, उनकी झूठी बातों में ना आए, उनके बहकावे में ना आए, उनकी जो भड़काने वाली राजनीति है उसमें ना आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब बांग्लादेश में जो सारी चीज़ें हैं वो सेना तय करेगी और विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ बैठक करके, उनके साथ बात करके नई सरकार बनाने की कोशिश करेगी। और इस माहौल के बीच सबसे बड़ी खबर ये भी आई कि शेख हसीना अब राजनीति में वापस नहीं लौटेगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने ये बयान दिया है कि अब देश हमारी समस्या नहीं है, मतलब बांग्लादेश की समस्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में तनाव का माहौल, तख्ता पलट, शेख हसीना का देश छोड़ना, उनका राजनीति में वापस ना लौटना, ऐसी बात। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल हमारे देश में उठ रहा है कि क्या हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है, बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में पैदा हो सकती है? क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि आजकल सत्ता की लालच में, सत्ता की भूख में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो आए दिन आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर देश की जनता को भड़काने में लगे हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन की आज की राजनीति बस आरक्षण और जाति के नाम पर ही घूम रही है, उसके आसपास ही घूम रही है। राहुल गांधी को आपने कई बार सुना होगा संसद के अंदर, संसद के बाहर, सोशल मीडिया पर के आए दिन वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी और विपक्षी नेता कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि जातीय जनगणना वो कैसे करवाएंगे। और इससे भी बड़ी बात कि बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना हुई, तो इससे बिहार में क्या फ़ायदा हुआ? बिहार में अगर जातीय जनगणना हुई तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? इसके बारे में राहुल गांधी या हमारे देश के विपक्षी नेता जरा देश की जनता को बताएं। बस मैंने आगे कहा उस तरह हिंदुओं को बांटने की घटिया पॉलिटिक्स में ये लोग लगे हुए हैं। और जब से बांग्लादेश का माहौल बिगड़ा है, खासकर शेख हसीना ने देश छोड़ा है, तब से हमारे देश के कुछ गद्दारी कहेंगे हम इनको, बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली, मुझे भी शर्म आ रही है इनको बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली, भले ही मैं कटाक्ष में बोल रहा हूँ, पर इनको बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली बोलने में मुझे शर्म आ रही है। मैं तो इनको गद्दारी बोलूँगा कि हमारे देश के कुछ गद्दार जो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि तानाशाही का हाल ऐसा ही होता है, नरेंद्र मोदी को अगर भागना होगा तो वो कौन से देश भागेंगे,
कौन से देश वो जाएंगे, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लगातार पिछले कुछ घंटों से, कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। पर बांग्लादेश में आज जो स्थिति है, वहाँ जो माहौल बिगड़ा है, वहाँ जो तनावपूर्ण माहौल है, उसके पीछे की असली वजह क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस आरक्षण को लेकर या जिस जातिवाद को लेकर विवाद हुआ या वहाँ का माहौल बिगड़ा, वो कुछ और लग रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को अपने कब्जे में कर रखा है। क्योंकि अगर सिर्फ जातिवाद का मुद्दा होता, आरक्षण का मुद्दा होता, तो सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से हम देख रहे हैं कि 20 साल का युवा, बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ कि 20 साल का युवा या उससे भी छोटी उम्र के बच्चे जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो हिंसा पर उतारू है। और अगर बांग्लादेश में ये तनाव सिर्फ जाति या आरक्षण के नाम का होता, तो वहाँ पर पिछले कुछ घंटों से ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं कि ये मुद्दा अगर जाति और आरक्षण का ही होता तो वहाँ का युवा हाथ में ISIS के झंडे लेकर क्यों घूम रहा होता। आप सोचिए, आप समझिए कि जाति और आरक्षण के नाम पर किस तरह से बांग्लादेश को जलाया जा रहा है, किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को कब्जे में ले लिया है। माहौल वहाँ का इतना बिगाड़ दिया है कि शेख हसीना, वहाँ की प्रधानमंत्री, उनको देश छोड़ना पड़ा है। और इससे भी बड़ी बात कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, अपना देश छोड़ा, वैसे ही वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं पर हमले की खबरें और ज़्यादा बढ़ गई। इस्कॉन के मंदिर पर हमला, माँ काली के मंदिर को जलाया गया, हिंदू नेता की हत्या, पत्रकारों की हत्या, इससे भी ज़्यादा बड़ी बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, आपने भी शायद देखे होंगे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, कि कई परिवार वहाँ पर है फंसे हुए, हिंदू परिवार, जो वहाँ से वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि किसी तरह वो बच जाए इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से। और इस बीच हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू जनता के द्वारा बांग्लादेश में जो फंसे हैं हिंदू, उनकी सुरक्षा के लिए PM मोदी से भी विनती की गई, PM मोदी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी कोई बनी बनाई बातें नहीं है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर आजकल घूम रही है, देखने को मिल रही है, टीवी मीडिया पर देखने को मिल रही है। और ये जो सारा घटनाक्रम बांग्लादेश में देखने को मिला, बांग्लादेश का माहौल जिस तरह से बिगड़ा है, आरक्षण और जाति के नाम पर वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना कब्जा जमाया है। तो हमारे देश भारत में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे देश में भी पैदा हो सकती है? क्योंकि हमारे देश में मोदी विरोधियों की कोई कमी नहीं है, सत्ता की भूख वाले लोगों की, सत्ता की लालच वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और सत्ता के लालची, सत्ता के भूखे लोग तो ये चाहते भी हैं कि हमारे देश का माहौल बिगड़े जाति और आरक्षण के नाम पर और मोदी सरकार गिर जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश के कुछ पहलू हैं, हमारे देश की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत है। जैसे कि हमारे देश में चुनाव का मतलब है उत्सव, कि हमारे यहाँ जनता सामूहिक नाराजगी चुनाव के दौरान दे देती है, भले ही लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हो। पर इस बीच हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, विभिन्न राज्यों में चुनाव का माहौल कहीं ना कहीं तो निकल ही जाता है और जनता के पास मौका होता है जवाब देने का। अगर सत्ताधारी पार्टी हार जाती है तो सत्ताधारी पार्टी आज के दौर में ज़्यादा काम करती है, अच्छे काम करने की कोशिश करती है कि फिर से उनको वोट मिले, फिर से उनकी सरकार बने। अब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं कि भाजपा पिछले 10 सालों से केंद्र में है, पर इस दौरान हिमाचल प्रदेश और बिहार में उनको कई बार हार का सामना करना पड़ा। और हमारे देश के कुछ पिद्दी मीडिया या विपक्षी नेता ये बात नहीं मानेंगे, पर सच यही है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में विकास की गति तेज़ी से बढ़ रही है। देश की जनता को विकास चाहिए और देश में ये तेज़ी से हो रहा है। कोरोना महामारी की बात करें तो करीब 100 देशों में भारत ने वैक्सीन भेजी थी, जिससे वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। देश में सड़कों का निर्माण लगातार बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। रेल नेटवर्क जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, रेल नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देश में कई तरह की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से स्वच्छ जल योजना, गरीबों के लिए करोड़ों घर बन रहे हैं,
लोगों को जो गांव का इलाका है जहां पर पहले बिजली नहीं थी वहां बिजली आ चुकी है। धंधा रोजगार के लिए लोन मिल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, तो बांग्लादेश की परिस्थिति को समझना होगा कि बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये जो सारी सुविधाएं देश की जनता को मिलनी चाहिए वो बांग्लादेश में नहीं थी। बांग्लादेश में ना कृषि को लेकर ना किसान को कोई सहूलियत मिल रही है, ना आईटी को लेकर वहाँ कोई रोजगार है। बांग्लादेश टेक्सटाइल और गारमेंट्स के उद्योग पर निर्भर है, पर कोरोना महामारी में इस उद्योग पर भी मार पड़ी थी। बांग्लादेश और भारत के लोगों में भी फर्क है। अब बांग्लादेश जो पूरी तरह से इस्लामिक मुल्क माना जाता है, ये तो मानना ही होगा कि बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामिक मुल्क माना जाता है, और भारत में जहाँ हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर हर धर्म के लोग बड़ी आसानी से ज़िंदगी जीते हैं, हर सहूलियत के साथ आसानी से जीते हैं। उनकी परंपराएं भी यहाँ पर वो आसानी से निभा पाते हैं, उनके त्यौहार भी वो आसानी से मना पाते हैं। भारत में अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष है। यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था है। यहाँ पर गांव से लेकर शहर से लेकर राज्य से लेकर देश तक का जो चुनाव है, राष्ट्रपति तक का जो चुनाव है, वो बड़ी निष्पक्ष तरीके से होता है, पारदर्शिता से होता है। और बांग्लादेश की चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो बांग्लादेश में जो चुनावी प्रक्रिया है वो हर बार सवालों के घेरे में रहती है। वहाँ पर देखा है तो ये भी जा सकता है कि वहाँ के लोगों में वोट डालने के लिए वो उत्साह का माहौल नहीं है। स्थानीय चुनाव की बात करें बांग्लादेश में तो एवरेज जो वोटिंग होती है, मतलब एवरेज जो लोग चुनाव के वक्त मतदान करने के लिए बाहर निकलते हैं, वो आंकड़ा सिर्फ 35% है। भारत लोकतंत्र से जीता है, यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, जबकि बांग्लादेश में इस तरह का माहौल नहीं है। और हमारे संसद की बात करें तो यहाँ पर हर मुद्दे पर लंबी बहस होती है, और सबसे बड़ी बात कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का लाइव प्रसारण होता है, जो देश की जनता आसानी से देख सकती है। आजकल तो सोशल मीडिया पर एडिट कर करके भी वीडियो लोग डालते हैं, न्यूज़ चैनल वाले खासकर। वहाँ पर सोशल मीडिया पर भी देश की जनता ये सारी चीज़ें देख सकती है। हमारे देश में मीडिया या सोशल मीडिया किसी पर भी प्रतिबंध या बैन नहीं है। जो मन चाहा वो अपने मन की बात सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर रख सकता है। भले ही हमारे देश में कुछ लोग हैं, नेता, उनके पिद्दी मीडिया, वो लोग 2400 घंटा 365 दिन रोते रहते हैं कि देश में बोलने की आज़ादी नहीं। फिर भी यूट्यूब पर ये लोग 20-20, 25-25 मिनट के, आधे घंटे के वीडियो आसानी से बनाते हैं। बोलने की आज़ादी नहीं है इनके हिसाब से, फिर भी ये लोग आधे घंटे का वीडियो रोज़ बनाते हैं, आसानी से बनाते हैं। इनके हिसाब से देश में बोलने की आज़ादी नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया पर ये जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लिख देते हैं, जो डालना है वो डाल देते हैं आसानी से। फेक चीज़ें भी ये लोग डाल देते हैं। पर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर समय समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जाता है, खासकर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर। और सबसे बड़ी बात हमारे सेना की करें तो हमारी सेना हर परिस्थिति में सक्षम है। अब 1980 में खालिस्तानी आतंकवाद की बात करें पंजाब में, या जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकी की बात करें, इस्लामिक आतंकवाद की बात करें, तो हमारी सेना ने हर परिस्थिति को अच्छी तरह संभाला है। हम श्रीलंका की तरह कर्ज में डूबे हुए नहीं हैं। हम पाकिस्तान की तरह देश में, अलग अलग देशों में कटोरा लेकर नहीं घूम रहे भीख मांगने के लिए। हमारे देश में पाकिस्तान जैसी महंगाई भी नहीं है। भले ही हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन सरकार को तंज कसते रहते हैं महंगाई के नाम से, पर सच्चाई ये है कि हमारे देश में इतनी महंगाई है ही नहीं। आप बाहर के मुल्कों में जाइए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाइए, वहाँ पर आप आंकड़े देखेंगे महंगाई के तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। वहाँ पर पेट्रोल का भाव पाकिस्तान में, मैं क्या बताऊँ आपको, गूगल करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि पेट्रोल का भाव पाकिस्तान में क्या है। म्यांमार और बांग्लादेश जैसे हालात भी हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में आंदोलन भी होते रहते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ था। और अब जातियों के नाम पर साजिश रची जा रही है लोगों को लड़वाने की। पर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी मजबूत है, काफ़ी होशियार है। वो झूठ को बेनकाब कर देती है, सब परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट लेती है। भारत ना तो बांग्लादेश है, ना म्यांमार है, ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है।
भारत भारत है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि वहाँ का लोकतंत्र भी मजबूत है। बांग्लादेश के बारे में भी ये कहा जाता था कि वहाँ का लोकतंत्र भी मजबूत है। बांग्लादेश को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी वहाँ पर बातें होती थी। पर आज माहौल क्या है? क्योंकि भारत में हजारों वर्षों पूर्व भी गुरुकुल में अनुशासन सिखाया जाता था। राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों के सामने अपना मुकुट उतारकर सिर झुकाते थे। जब तक ये माहौल था देश में, अखंड भारत जिसे कहा जाता था, तब तक सही था। पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने जैसे ही अपनी संस्कृति को छोड़ा, इस्लामिक संस्कृति को अपनाया, वैसे ही उनका बेड़ा गर्क हुआ। उनकी परिस्थिति तंग होती गई, उनकी परिस्थिति बिगड़ती गई। आज आप देखिए पूरी दुनिया का माहौल क्या है। मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ, वो को हवाई बातें तो है नहीं। आप भी ये सारी चीज़ें टीवी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं। आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है कि यह देश और दुनिया का माहौल किस तरह का है। एक तरफ मिडल ईस्ट में जंग का माहौल है, एक तरफ रूस यूक्रेन लड़ाई में पूरी तरह से बिजी है, बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। पर हमारा देश भारत, यहाँ पर शांति बरकरार है। कोशिश करने वाले लोग बहुत हैं हमारे देश में, जो देश का माहौल बिगड़ना चाहते हैं। पर मजबूत लोकतंत्र हमारे देश का, और सबसे बड़ी बात हमारे देश की समझदार जनता। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन विपक्षी नेताओं की बात में आते हैं, जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। पर समझदार लोगों की तादाद हमारे देश में ज़्यादा है और उनकी बदौलत हमारे देश का माहौल कभी बिगड़ नहीं सकता।